मेरे प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं विषय विज्ञान कक्षा 10 के सत्र 2022 और 23 से संबंधित जो प्रश्न बहुविकल्पीय आने हैं और पूरा पेपर कैसा आना है उसके बारे में बताएँगे। तो प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। 2 खंड होंगे आ और बा। तो आ तथा बा 3 उपखंडों में विभाजित होंगे। आ तथा बा 3 उपखंडों में विभाजित होंगे। प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले पॉइंट से विकल्प गोले को पूर्ण रूप से भरें। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं, रजिस्ट्री में हटाएं नहीं। खंड बा में लिखित प्रश्न हैं जो वर्णनात्मक प्रश्न कहलाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न पे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कहाँ होता है? तो ये कॉर्निया पर होता है। कहाँ होता है? कॉर्निया पर। निम्नलिखित में से कौन पूर्णता को निरूपित करता है? तो किया गया है कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? जब वस्तु दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच हो। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है, तो उसे कौन सा दोष होगा? तो दोष तो होगा उसे दूरदृष्टि दोष। तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थी का नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया। दूर में निकट का जो बिंदु होता है वो दूर हो जाता है। 5 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, कम से कम प्रतिरोध कितना होगा? तो 1/25 होगा। 5 गुणे 5। दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। तो इसका उत्तर होगा ए। क्या होगा इसका उत्तर? ये होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रदान अत्यधिक छोटा बनेगा? इसमें कहा गया है अत्यधिक छोटा। तो अत्यधिक छोटा केवल उत्तल दर्पण में बनता है और अवतल लेंस में बनता है, लेकिन यहाँ उत्तर इनमें छोटा बनता है, अत्यधिक छोटा नहीं बनता है, इनमें छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा। इसमें भी छोटा बनता है, लेकिन जो अत्यधिक छोटा होता है वो उत्तल दर्पण में बनता है और अवतल लेंस में बनता है। तो इसमें अत्यधिक छोटा बनेगा, लेकिन इसके उत्तर में इसमें 4 उत्तर दिए गए हैं तो यहाँ अत्यधिक छोटा कहा गया है, तो इसका उत्तर दर्पण हो जाएगा। तो क्या है? उत्तल दर्पण। अवतल लेंस भी होता है। एक मिश्र धातु है तो एक समांगी मिश्रण है मिश्र धातु। निम्नलिखित में से ये भी सही है क्योंकि यहाँ असंतृप्त होना चाहिए। असंतृप्त जिसमें डबल बंध पाए जाते हैं और ट्रिपल बंध पाए जाते हैं तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसमें भी असंतृप्त कार्बन है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी और डी, यानी कि इसका उत्तर ये हो जाएगा बी और डी। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूना बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसके चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? तो इसका है ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा इसमें भी निकलती है और पीएच 7 से अधिक होता है। तो बी और सी दोनों सही है इसका। बी और सी किसमें है? तो बी में सही है इसका। कौन सी? बी और सी दोनों सही है इसका। एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? तो इसका पहला और दूसरा सही प्रदर्शन दिया गया है। दिए गए कॉलम में दिए गए रासायनिक पदार्थ का ए और बी से सम्मिलित करना है तो कैसे सम्मिलित करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो ये विरंजक होता है और बेकिंग सोडा प्रतिअम्लक होता है। और अब बस ऐसे ही देख लेते हैं। तो धावन सोडा यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो अब ए उत्तर देख लेते हैं किसमें सही है। तो ये सी उत्तर इसका सही है। कौन सा उत्तर सही है? सी। इसका उत्तर सी चला जाएगा। कौन सा चला जाएगा? सी। नीले लिटमस पेपर को कौन सा लाल कर देता है? तो अम्ल लाल कर देता है। चूने के पानी से भरी परख नली को जब मुंह से फूंका जाता है तो चूने के पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है। कुछ डायनासोर में एक पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पंख होते हैं जो कि उड़ सकते हैं। तो विकास के संदर्भ में एक कथन हुआ। एक कथन पहला हुआ कि सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी के पीछे गहरी परतों से मिला है तो हम भविष्यवाणी क्या कर सकते हैं? तो भविष्यवाणी ये हजारों साल बाद। बी उत्तर सही है इसका। कौन सा? बी उत्तर सही है। तो चित्र में हम देख लेते हैं। चित्र में एबीसी भाग क्या है? तो ये प्रारंकुर है, ये बीजपत्र और ये मूलांकुर है। तो ये जिसमें मिलता है तो देख लेते हैं प्रारंकुर और बीजपत्र मूलांकुर। सी उत्तर सही है इसका। अमृता देवी वैष्णोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये पौधों की कटाई हेतु दिया जाता है। यदि मटर के एक गोल तथा हरे बीज वाले हैं तो इसमें आप देखिए एक बात ध्यान देनी होगी, इसमें जो राउंड है वो प्रभावी है, इसमें जो येलो है वो प्रभावी है। तो जो F1 पीढ़ी में के बीज होंगे वो राउंड भी होंगे और येलो भी होंगे। तो ये देख लेते हैं। इसको पहले पढ़ लो आप। यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे झुलीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधों से संक्रमण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कौन से राउंड होंगे और येलो होंगे? तो इसका उत्तर गोल एवं पीले, राउंड एंड येलो हो गया। निम्नलिखित में से चित्र ये मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो ये भाग जो अंडाशय को प्रदर्शित करता है। अंडाशय कहाँ है? तो ये अंडाशय डी नंबर पे है इसका अंडाशय। ठीक। तो प्रश्न नंबर 1 है जो वर्णनात्मक प्रश्न है। तो गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह पर पाटी लिखी। तो चिन्ह पर पाटी क्या है? चिन्ह पर पाटी आप देख लीजिए। चिन्ह पर पाटी है गोली दर्पणों की चिन्ह पर पाटी। फोकस दूरी धनात्मक, अवतल में ऋणात्मक। वक्र त्रिज्या अवतल में धनात्मक, अवतल में ऋणात्मक। और वस्तु की दूरी दोनों में ऋणात्मक होती है और वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी अवतल में ऋणात्मक होती है। आभासी प्रतिबिंब की दूरी दोनों में धनात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई
अवतल में ऋणात्मक होती है। आभासी प्रतिबिंब लंबाई दोनों में धनात्मक होती है। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके पथ में परिवर्तन हो जाता है। यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं। अब देख लेते हैं हम तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जब तारों के प्रकाश वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। तारों से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो विभिन्न ऊंचाइयों से होकर के वायु के परवर्ती प्रकाशिक घनत्व के कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अतः वायुमंडल के प्रवेश में अतः पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। इसलिए हमारी आंखों तक पहुंचने वाला तारिक प्रकाश वायुमंडल अपवर्तन के कारण निरंतर रूप से बढ़ता है और घटता रहता है और तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? यद्यपि तारे रात में टिमटिमाते परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते। इसका कारण यह है कि तारे अत्यधिक दूर होते हैं और अत्यधिक छोटे प्रतीत होते हैं, अर्थात तारे प्रकाश के बिंदु स्रोत माने जाते हैं। परिवर्तनशील वायुमंडल बिंदु आकृति के तारे से आने वाले प्रकाश में परिवर्तन की क्षमता रखता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। लेकिन ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत निकट हैं, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है। यदि ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह माना जाए तो सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। इसी कारण ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो? तो इनको हम कैसे संयोजित करेंगे? तो संयोजित करके हम देख लेते हैं। संयोजित करके ऐसे देख लेंगे कि 2 ओम को पहले हम 2 प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे और 1 प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो ये श्रेणी क्रम वाला प्रतिरोध हो गया। तो यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, यहाँ 6 और 3 जोड़ देंगे। तो 6 और 3 तो ये है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में होता है R1 गुणे R2 और R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो क्षेत्र 1 18 और नीचे जोड़ जाएगा 6 3 9 दूना 18। तो 2 इसका आ गया, 2 इसका टोटल आ गया, 2 ये है। तो ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़े जाते हैं। फिर तो 2 2 4, इसलिए इसका 2 समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे, 1 श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, इसका 4 ओम आ जाएगा। और इसके सभी समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तो इसका 1 आ जाएगा। सभी समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तो 1 आ जाएगा उत्तर इसका। तो दक्षिण हाथ के अंगुष्ठ नियम में यानी दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम में जो अंगूठा होता है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा इस प्रकार लंबवत फैलाते हैं कि ये एक दूसरे से लंबवत हो जाए। तो अंगूठा इसका जो होगा वो चालक पर बल की दिशा निर्दिष्ट करेगा। और जिसमें वाम हाथ का नियम है, इसकी जो मध्यमा होती है वो प्रेरित धारा ज्ञात की जाती है, जबकि दाएं हाथ की मध्यमा से हम क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ये धारा निर्दिष्ट करते हैं। अब इसमें है कि किस क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन के पूर्व पश्चिम की ओर विद्युत धारा बह रही है, तो इसके ठीक नीचे की किस बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो नीचे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कम होगी और ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अधिकतम होगी। अब विद्युत मोटर सिद्धांत को कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? तो ये देख लेते। ये आपका विद्युत मोटर है। तो विद्युत मोटर इस प्रकार से है, सो देख लेते हैं आप। ये विभक्त वलय है, विभक्त वलय के बारे में यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ये इसका चित्र है, ये इसकी कार्य विधि है, ये इसके उपयोग है। तो खंड खा देख लेते हैं। खंड खा में पहला अक्षर है क्लोरोप्रोपेन। तो क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन का सूत्र लिख लेंगे CC। फिर इसमें कहते हैं तो सब में H अपनी CH3 CH2 और यहाँ लिख देंगे CH2Cl। ये हो गया पहला वाला। अब है 2 मैथिल प्रोपेनल। तो अब लिख देंगे प्रोपेन का सूत्र। अब क्या सूत्र लिख देंगे प्रोपेन का। तो पहले तो प्रोपेन का CH3 CH और मेथेन एथेन और प्रोपेन, ये सूत्र हो गया प्रोपेन का। ये है 2 मैथिल प्रोपेनल। नल में होता है तो CHO ग्रुप जुड़ा होता है नल में। तो CHO तो 1 2 3, दूसरे पे क्या जुड़ा है? मैथिल। तो ये इसका भी उत्तर हो गया। तो 2 डाई मैथिल ब्यूटेनल। पहले ब्यूटेन का सूत्र लिख लेते हैं। तो CH2OH ये ग्रुप जोड़ते हैं, नॉल का ग्रुप है। और दूसरे नंबर पर 2 CH3 लगा देते हैं। तो 2 पे 2 मैथिल हो गए। ये CH2 है, ये CH3 है। तो इस प्रकार से 2 डाई मैथिल का हो गया। पेंटेनोइक अम्ल। तो पेंटेनोइक अम्ल तो 5 C लिख देते हैं। कितना? 5 C लिख देंगे। पेंटेनोइक COOH 5 में पे जोड़ देंगे तो ये OH अम्ल का हो गया। अब बाकी H की वैलेंसी CH3, इसमें CH2, सब में CH2 जोड़ देंगे। ये ब्यूटेनल का वो पेंटेनोइल का फार्मूला हो गया। तो इसमें जो 10 परमाणु क्रमांक है वो नियान का है। काय का है? नियान का। ये शून्य ग्रुप का है और 18वें वर्ग का है। कौन से? 18वें वर्ग का है। और जो आवर्त है इसका वो दूसरा है। और जो 20 है तो 20 कैल्शियम का होता है, जो S ब्लॉक से आता है, जो सेकंड समूह दर्शाता है और आवर्त चौथा दर्शाता है। अब जो 7 है यानी कि 7, तो 7 काय का है? तो ये है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन P ब्लॉक में आता है और सेकंड ग्रुप में आता है। वर्ग संख्या इसकी 15 में। और जो 14 है, 14 तो ये P ब्लॉक का है, तीसरे आवर्त का है और 14वें वर्ग का है। और ग्रुप संख्या इसका 14वां तो है। तो इसमें हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर CO2 लेते हैं। क्या है यहाँ पर? CO2। यहाँ पर CO2 ले लेंगे।
तो ये हो जाएगा। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ जिंक नाइट्रेट, तो यहाँ ZnNO3 ले लेंगे, मतलब जिंक, यहाँ Zn ले लेंगे, क्या ले लेंगे, Zn, तो ये जिंक हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ एल्युमिनियम है, तो यहाँ कॉपर निकला है, तो यहाँ कॉपर तो लेना है, कॉपर क्लोराइड, CuCl2। अब इसमें है बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट बना है, तो यहाँ बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो तो ये ऐसे ले लेंगे। अब डा नंबर तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड ले, तो मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया यहाँ पे, और यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल गई। यहाँ पे कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस। कहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल गई, H2। यहाँ पे क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ हाइड्रोजन ले लेंगे, तो ये वाला भी पूरा हो गया। संयोजन अभिक्रिया हमें ऐसे लिखनी है, बस इतना ही लिखना संयोजन अभिक्रिया में, और नहीं लिखना कुछ नहीं। और ये दहन है, कोयले का दहन, तो दहन ऑक्सीजन में उपस्थित होता है। ये संक्षारण अभिक्रिया है, तो ये देख लेते हैं आप, संक्षारण क्या है, धातुओं में का में जंग लगना, धातुओं का जंग लगना। तो ये इसकी रोकथाम के लिए हम गैल्वेनीकरण करते हैं, जब जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, Zn की परत चढ़ाते हैं।